या लेट मी रिकॉर्ड इट। सबसे पहला चीज तो कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की क्लास में हम रेस्टोरेशन पीरियड को तो लेके बात करेंगे, लेकिन वो जो रेस्टोरेशन पीरियड है उसमें एक खास पीरियड है, खास करके रेस्टोरेशन प्रोस को लेकर के बात करेंगे। याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने पहले लेक्चर में मतलब इन माय प्रीवियस लेक्चर व्हाट आई हैव कवर्ड, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने क्या क्या कवर किया है, और लाइक टू हाईलाइट इट हियर। मैं यहाँ पे वो बात करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आप देखें, जब मैंने टेस्ट सीरीज शुरू किया था तो जब मैं एज वाइज चला तो शेक्सपियर का सोनेट पूरा, और एक उनके सोनेट का एग्जांपल लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। उसके पहले की क्लास में तो पोइट्री को या पोइट्री के फॉर्म्स को लेकर के बात चल ही रही थी। दूसरा जो मैंने कवर किया, जॉन मिल्टन और उनका एक सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस कवर किया। जॉन मिल्टन की लाइफ को, उनका वर्क एटा ग्लास में, एटा ग्लास का मतलब उनका वर्क कौन कौन सा कब पब्लिश हुआ, खास जो पेट्रार्चन मॉडल पर था उसको मैंने कवर किया। जब मैंने तीसरी क्लास उसको ली एज वाइज, तो मैं उस पे आया, सब कुछ पोइट्री को ही लेकर के हो रहा था, मेटाफिजिकल पोइट्री को लेकर के मैंने बात किया। और उस मेटाफिजिकल पोइट्री में जो मैंने कवर किया, जो मैंने आपको क्लास प्रोवाइड कराई, उसमें जॉन डन और जॉन डन के जो फॉलोअर्स रहे हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स जो थे, और उस पर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, जॉन ड्राइडन का क्या कहना था, किन्होंने टर्म को इंट्रोड्यूस किया, किन्होंने टर्म को क्वाइन किया, उन सारी चीजों को लेकर के मैंने बात किया। फिर उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट क्लास ली, उसमें मैंने आपको किसको बात किया था, कैवालियर पोएट्स को लेकर के मैंने बात किया था, कैवालियर पोएट्स को लेकर के। फिर अगर आप देखेंगे, एक और क्लास हुआ था जिसमें प्यूरिटन एज को लेकर के बात हुआ था। वो प्यूरिटन एज जिसमें मेटाफिजिकल पोइट्री, और मेटाफिजिकल पोइट्री के साथ साथ बेन जॉनसन के अलावा जॉन मिल्टन, ये सब पूरा का पूरा वो एज तक कवर किया गया था। जैकोबियन एज पर भी थोड़ा बहुत बात हुआ था। हम अभी तक जो बात कर चुके हैं, एलिजाबेथन एज से लेकर के प्यूरिटन एज तक बात कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे प्यूरिटन एज के बाद, की पोइट्री या प्रोस की कंडीशन, एक एज है, उस एज में पोइट्री या प्रोस की कंडीशन या ड्रामा की कंडीशन क्या थी। आज का जो एज कवर कर रहे हैं दैट इज द रेस्टोरेशन एज। ये आपके सामने फाइल है, पहला उसका शीट खुला हुआ है। आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, आई वुड लाइक टू रीड these important words, these important lines, कि द रेस्टोरेशन पीरियड वाज डिफिशियंट इन पोइट्री। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि रेस्टोरेशन पीरियड में कमी थी, किसकी कमी थी, पोइट्री की कमी है और ड्रामा की कमी है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह का पोइट्री, जिस तरह का ड्रामा एलिजाबेथन एज में लिखा गया, उस तरह की ना तो पोइट्री ना उस तरह का ड्रामा हम रेस्टोरेशन पीरियड में पाते हैं। लेकिन एक चीज है कि रेस्टोरेशन पीरियड अगर इम्पोर्टेंट है तो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोज के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब कल अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है कि रेस्टोरेशन पीरियड इज सिग्निफिकेंट और रेस्टोरेशन पीरियड इज इम्पोर्टेंट फॉर विच लिटरेरी जानरा, रेस्टोरेशन पीरियड किस लिटरेरी जानरा के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोज के लिए इम्पोर्टेंट है। It holds its head much higher. During the Restoration period, that English prose was developed as a medium for expressing clearly and precisely average ideas. इस एज में जो आपका प्रोज आता है वह एक ऐसा प्रोज है जिसमें किसी भी चीज को एक्सप्रेस किया गया, कैसे एक्सप्रेस किया गया, क्लियरली and precisely average ideas and feelings about miscellaneous matters for which prose is really meant, for which prose is really meant. I just want to say, what I just want to tell you, कि you see prose especially in restoration age, you see prose especially you can say कि in the age of John Dryden, और ये बात हो रही है कि रेस्टोरेशन एज में या एज ऑफ जॉन ड्राइडन में पोइट्री कम है, ड्रामा कम है। एक इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से नहीं है, यू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ पोइट्री, यू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ ड्रामेटिस्ट, बट इन कंपैरिजन ऑफ एलिजाबेथन एज उस टाइप का पोइट्री या ड्रामा नहीं लिखा गया। बट दिस एज माइट बी सेड, या दिस एज माइट बी कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ प्रोज। इस एज को हम गोल्डन एज ऑफ प्रोज कह सकते हैं, या एज प्रोस का एज रहा। और इस एज में क्या किया गया, जो प्रोस आया है उसमें एकदम क्लियर एक्सप्रेशन है,
precisely average ideas, feelings about miscellaneous matters for which prose is really meant। जो प्रोज का एक मुख्य उद्देश्य होता है, जो उसका फीचर होता है, एक असली प्रोज, एक अच्छा प्रोज अगर हमें देखने को मिलेगा तो इस एज में देखने को मिलेगा। फिर आगे कहा गया द एलाबोरेट एलिजाबेथन प्रोज was unsuited to telling a plain story। जो एलिजाबेथन प्रोज था वह एलाबोरेट था, बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई उसमें जो है चीजें, लेकिन उसमें कोई चीज बहुत क्लियर ढंग से प्लेन स्टोरी नहीं बताई गई। फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग रेस्टोरेशन पीरियड अ प्रोज स्टाइल वाज इवॉल्व। इसका मतलब रेस्टोरेशन एज जो इम्पोर्टेंट है वो किसके लिए कि एक नई प्रोज स्टाइल आती है इस एज में, which could be used for plain narrative, जो कि एक प्लेन नैरेटिव के पर्पस से यूज किया गया, आर्गुमेंटेटिव एक्सपोजिशन ऑफ इंट्रिकेट सब्जेक्ट्स एंड द हैंडलिंग ऑफ प्रैक्टिकल बिजनेस। तीन चार बातें। एक ऐसी प्रोज स्टाइल डेवलप की गई है जिसमें चीजों को बहुत ही स्पष्ट रूप से नैरेट किया गया। प्लेन का मतलब क्लियर, स्पष्ट रूप से। आर्गुमेंटेटिव एक्सपोजिशन का मतलब हो गया तर्क के माध्यम से किसी चीज का एक्सपोज किया गया, खुलासा किया गया। ऑफ इंट्रिकेट सब्जेक्ट मैटर, इंट्रिकेट सब्जेक्ट मैटर जो भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर से उसको लेकर के। एंड द हैंडलिंग ऑफ प्रैक्टिकल बिजनेस, और कुछ प्रैक्टिकल बिजनेस वगैरह को हैंडल किया गया। अब उसके बाद क्या, कुछ MCQs है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि रियली में जो रेस्टोरेशन एज का जो प्रोज है उसकी क्या खासियत है। पहली खासियत तो ये है कि रेस्टोरेशन एज को हम गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश प्रोज कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक क्लियर प्रिसाइजली एवरेज आइडियाज के एक्सप्रेशंस के लिए हमें इस समय का प्रोज जो है, जो कि रियली मीन्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और एक अच्छी स्टाइल डेवलप की गई है क्या करने के लिए, नैरेटिव, प्लेन नैरेटिव के लिए, आर्गुमेंटेटिव एक्सपोजिशन ऑफ इंट्रिकेट सब्जेक्ट्स एंड हैंडलिंग प्रैक्टिकल बिजनेस के लिए। ऑल दीज थिंग्स वी सी। अब उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस के बाद मैं अपनी तरफ से आपको ये मैटर बताऊंगा कि ये एज और किन किन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, या इस एज में क्या क्या और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच फील्ड, किस फील्ड में द रेस्टोरेशन पीरियड होल्ड्स इट्स हेड मच हायर। किस फील्ड में रेस्टोरेशन पीरियड का सर ऊंचा दिखाई पड़ता है, मतलब लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से। वी ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर में कौन सी चीज सबसे ज्यादा डेवलप हुई है इस एज में, रेस्टोरेशन पीरियड में, पोइट्री, ड्रामा या प्रोज। आपको आंसर जो लिखना वो क्या है, दैट इज प्रोज। क्वेश्चन नंबर 2 है, यही अभी बात भी हो रही थी कि हाँ इस एज में जो इसका हेड है मच हायर हुआ है, क्या, प्रोज का। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ द इंग्लिश प्रोज वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड में जो इंग्लिश प्रोज है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या उसमें नई चीज आती, क्या नया चीज देखने को मिलता है। तो एक नया चीज ये देखने को मिलता है कि एज अ मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग क्लियर एंड प्रिसाइजली एवरेज आइडियाज, क्या इस समय का जो प्रोज है वह ऐसा प्रोज है जिसमें कि हम अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करना, या आप कह सकते हैं कि जिसको इजहार ख्याल भी कहा जा सकता है, जिसमें हम अपनी बातों को रखते हैं, अभिव्यक्त करते हैं अपनी बातों को क्लियरली, स्पष्ट रूप से, एंड प्रिसाइज एवरेज आइडियाज, और साथ ही साथ संक्षिप्त विचार को भी बहुत स्पष्ट ढंग से रखा जाता है। ये बात सही है, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। दूसरा है फीलिंग्स अबाउट मिसलेनियस मैटर्स, तमाम बिंदुओं पर हम अपनी भावनाओं को भी रख पाते हैं। एंड टू टेल प्लेन स्टोरीज, और सिंपल जो है कहानी के माध्यम से हम अपनी बात को रखते हैं। ये बात भी सही, इसका मतलब इसमें जो दोनों जवाब दिया गया ये दोनों ए और बी सही है, तो बोथ ए एंड बी, इसका मतलब आंसर सी इज द राइट आंसर। रेस्टोरेशन पीरियड की ये खासियत रही है कि रेस्टोरेशन पीरियड में ये दोनों चीजें, हम अपनी बात को क्लियर एक्सप्रेस करते हैं, प्रिसाइज एवरेज आइडियाज का डेवलपमेंट होता है,
और जो मिसलेनियस मैटर है उस पर भी हमारी फीलिंग्स आती है, और हम क्या करते हैं, एक प्लेन स्टोरी के फॉर्म में अपनी बातों को रखते हैं। द प्रोज ऑफ विच पीरियड वॉज अनसुटेड टू टेलिंग अ प्लेन स्टोरी। किस एज का ये प्रोज था जिसमें कि हम कोई भी स्टोरी नहीं बता पाते थे, या प्रोज ऐसा था जिसमें हम स्टोरी को नहीं क्लियर कर पाते थे। द प्रोज ऑफ विच पीरियड, किस एज का प्रोज रहा है, वाज अनस्वेटेड, जो स्वेटेड नहीं था, टू टेलिंग अ प्लेन स्टोरी, एक प्लेन स्टोरी को हम बता नहीं पाते थे। दैट वाज द प्यूरिटन प्रोज। व्हाट प्रोज? प्यूरिटन प्रोज। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्यूरिटन प्रोज, नॉट प्यूर, सॉरी, एलिजाबेथन प्रोज। देखिए दिमाग थोड़ा सा मेरा, एलिजाबेथन प्रोज, जबकि अभी हम लोगों ने इसी को बात किया था। अब आप ये देखिए एलिजाबेथन प्रोज की क्या खासियत है, मैं उधर एग्जांपल देने में दिमाग मेरा लगा था। एलिजाबेथन प्रोज की खासियत अगर आप देखेंगे, एक आदमी को लीजिए जिसे आपने पढ़ा है, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का जो प्रोज है, डू यू फाइंड एनी एनी एसे इन विच यू कैन सी प्लेन नरेशन, या कोई भी बात स्पष्ट रूप से कहानी के रूप में बताई गई हो, जैसे आप स्टडीज है, क्या उसमें आपको कोई कहानी देखने को मिलती है? क्या आपको जो है आप स्टडीज के अलावा ऑफ मैरिज, ऑफ प्रिंसेस, ऑफ रिवेंज, कोई भी ऐसे लेंगे, वो ऐसे में प्रैक्टिकल विजडम है, उस ऐसे में एपिग्राम है, उस ऐसे में ऑब्जेक्टिविटी है, उस ऐसे में ऑब्सक्यूरिटी है, लेकिन प्लेन नरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई कैरेक्टर को बिल्डअप किया जा रहा हो, कोई कहानी बनाई जा रही हो, नो, नॉट एट ऑल। प्लेन नरेशन आपको किस में मिलेगा? रिचर्ड स्टील में मिलेगा, जोसेफ एडिसन में मिलेगा, जिन्होंने सर रॉजर जैसा कैरेक्टर बिल्डअप किया, कैरेक्टर डेवलप किया। और उस समय का जो मिडिल क्लास था, उस मिडिल क्लास के जो लोग भी थे, उनके ऊपर या उनके कैरेक्टर्स को लेकर के उन्होंने एक प्लेन नैरेटिव मार्केट में लाए। तो अगर आप देखेंगे कि एलिजाबेथन एज का जो प्रोज रहा है, वह ऐसा प्रोज नहीं था जिस तरह हम ये कह सकें कि उसमें प्लेन नैरेटिव या वो स्टोरी फॉर्म में बताई गई हो। लेकिन जब आप रेस्टोरेशन एज की बात करते हैं तो रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, और ये जो है ऑगस्टन एज में भी ये दोनों राइटर आते हैं। तो ये दो बड़ा नाम आपको वहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कुड नॉट बी एडॉप्टेड टू साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल राइटिंग एंड आल्सो टू नॉवेल राइटिंग। कौन जो है नहीं एडॉप्ट कर सका? क्या नहीं एडेप्ट कर सका है? अब उसको साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल राइटिंग और नॉवेल राइटिंग को। एपिग्रामेटिक स्टाइल आप बेकन देखिए, वही बात आ रही है कि जो बेकन की स्टाइल है वो एपिग्रामेटिक है, ये नहीं कर सके। ग्रैंडिलोक्वेंट प्रोज ऑफ मिल्टन, और जो मिल्टन का शानदार प्रोज है वो, एंड ड्रीमी हार्मनीज ऑफ ब्राउन, और जो ब्राउन का, चूंकि रेस्टोरेशन एज से पहले ये तीन बड़े प्रोज राइटर हैं, ब्राउन, जॉन मिल्टन, अगर याद होगा जॉन मिल्टन का एरियोपैजिटिका, और एलिजाबेथन एज के बेकन। बेकन का 58 एसेज, बेकन का अगर आपको याद होगा उनका जो और भी वर्क है, तो वो ये कह रहे हैं कि वो कौन से ऐसे प्रोज राइटर हैं जिन्होंने इस चीज को एडॉप्ट नहीं किया, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, फिलोसफिकल और राइटिंग्स, या इन सब चीजों को नहीं एडॉप्ट किया। तो यू विल कम टू नो, ना एडॉप्ट करने वालों में अगर आप देखेंगे तो एपिग्रामेटिक स्टाइल ऑफ बेकन का, ग्रांडिलोक्वेन प्रोज ऑफ मिल्टन का, एंड ड्रीमी हार्मनीज, ये जो ब्राउन का ये रहा है रिलीजियो मेडिसी करके जो है, और जॉन मिल्टन का एरियोपैजिटिक का, या बेकन के एसेज, या बेकन का नोवम आर्गेनम अटलांटिस, ये जितना भी था उन सब में जो है, अगर आप देखेंगे कि इस तरह की चीजें नहीं, उसमें साइंटिफिक अप्रोच हो, हिस्टोरिकल अप्रोच हो, पॉलिटिकल अप्रोच हो, फिलोसफिकल राइटिंग या नॉवेल राइटिंग का कोई चीज आता है उनके एसेज में खास करके जो है। तो ये भी आपका आंसर सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द चीफ लीडर एंड प्रैक्टिशनर ऑफ द न्यू प्रोज। न्यू प्रोज का चीफ लीडर और प्रैक्टिशनर कौन रहा? ड्राइडन, बी।
और ड्राइडन एक बड़े राइटर थे, इसी वजह से जो है ड्राइडन के नाम पर इस एज का नाम भी क्या कहा जाता है, एज ऑफ जॉन ड्राइडन। इस एज का नाम क्या होता है, एज ऑफ जॉन ड्राइडन। मैं इसे यहाँ पे इतना ही लिख रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा और बताना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड को शेयर करके, लेकिन आप ये इतना इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि इस एज के जो बड़े प्रोज राइटर थे, रिस्टोरेशन एज के प्रोज राइटर भी, पोएट भी, ड्रामेटिस्ट भी, तीनों यही थे, जॉन ड्राइडन इस एज के। क्यों, जो इनका एक जॉन ड्राइडन का एक क्रिटिकल एसे है जो पोइट्री से रिलेटेड, फैंसी से रिलेटेड, दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट क्रिटिकल वर्क ऑफ ड्राइडन इज। ड्राइडन का ग्रेटेस्ट क्रिटिकल वर्क, यही मैं बात कर रहा था, ये है, ये कई बार कई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इनका ग्रेटेस्ट क्रिटिकल वर्क है जो प्रोज में है, और इसमें उन्होंने ब्रिलियंट प्रोज का एग्जाम्पल प्रेजेंट किया हुआ है। कैसे, उसको स्टोरी के फॉर्म में, प्लेन नैरेटिव में भी लाए हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच भी लिए हुए हैं, इमेजिनेटिव फॉर्म भी है, सो मेनी थिंग्स इन इन अ लिटरेरी जानरा दैट इज प्रोज, उसमें उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो चीजें था, जो आपके जॉन ड्राइडन है, उनका जो ग्रेट क्रिटिकल वर्क है वो क्या है, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइडन प्रेजेंटेड अ मॉडल ऑफ द न्यू प्रोज विच वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोज ऑफ बेकर एंड मिल्टन ब्राउन। अभी यही दोनों बातें पहले भी आई थी कि इन दोनों लोगों का जो प्रोज है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। किससे अलग है, जॉन ड्राइडन से अलग है। तो जॉन ड्राइडन का जो प्रोज है वो बेकर और मिल्टन से भी अलग है, वो जो है ब्राउन से भी अलग है। और इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, आंसर बोथ ए एंड बी, सी। तो यू गेट हियर, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जॉन ड्राइडन का जो प्रोज है वह क्या है, जॉन ड्राइडन का जो प्रोज है वह अलग है। किससे अलग है, बेकन और मिल्टन से अलग है। जॉन ड्राइडन का जो प्रोज है वह किससे अलग है, ब्राउन से अलग है। यस, यह अलग है। द स्टाइल ऑफ ड्राइडेंस प्रोज राइटिंग वॉज, करें कि जो जॉन ड्राइडन का प्रोज स्टाइल है वह कैसे है, प्लेन एंड सिंपल है। बिल्कुल, उनका जो प्रोज स्टाइल है प्लेन एंड सिंपल है। एग्जैक्ट स्टाइल है, फ्री फ्रॉम ऑल एग्जैजरेशन है, एकदम एग्जैक्ट स्टाइल उन्होंने प्रेजेंट किया, और तमाम तरह के एग्जैजरेशन, जो चीजें बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है, उससे उन्होंने उसको अलग किया, बोथ ए एंड बी। तो यू आर गेटिंग हियर द स्टाइल ऑफ ड्राइडन, जो ड्राइडन का प्रोज है या ड्राइडन का जो स्टाइल है प्रोज राइटिंग है वह प्लेन और सिंपल है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, वह एग्जैक्ट स्टाइल है, फ्री फ्रॉम ऑल एग्जैजरेशन, तमाम तरह के एग्जैजरेशन से बिल्कुल अलग है, सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फेबल्स आर फाइन एग्जांपल्स ऑफ द प्रोज स्टाइल। किसका फेबल है जो प्रोज स्टाइल का फाइन एग्जांपल है, विलियम कॉन्ग्रीव का, यस, जॉन ड्राइडन का, यस, दोनों लोगों का। तो इसका मतलब सॉरी, बोथ ए एंड बी नहीं, बल्कि केवल इसमें सी, सॉरी बी, फेबल के रूप में जब आप बात करेंगे तो जॉन ड्राइडन का ही। अभी मैं इसको बात बता रहा हूँ क्यों फेबल का। जो विलियम कॉन्ग्रीव है इनका तो है, लेकिन ड्रामा में, प्रोज में नहीं है। ड्रामा में उनका है फेबल, उधर याद आ रहा था। यहाँ पे जो आंसर आपका चल रहा है जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन ने अपने पोइट्री में भी प्रोज का पुट दिया हुआ है। जो उनका एक पोइट्री है जिसका नाम है एप्सलम एंड एचिटोफेल, एप्सलम एंड एचिटोफेल, ACHITOPHEL। जो आपका जॉन ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन का जो वर्क है एप्सलम एंड एचिटोफेल, जो 1681 ईस्वी में आया है, यह एक एलिगोरिकल वर्क है। और जॉन ड्राइडन का इसके अलावा जो भी फेबल है, फेबल हम सारे लोग जानते हैं कि यह एलिगोरिकल फॉर्म में, एक नैरेटिव फॉर्म होता है इन एलिगोरिकल फॉर्म, और जिसमें जो है सम एनिमल्स बिहेव लाइक मेन, और उसके बाद या ह्यूमन लाइक ह्यूमन, एंड वी गेट सम मॉरल लेसन जो है। तो इनका जो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो फेबल है इनका
आपका जॉन ड्राइडन का, यह एक बेहतरीन एग्जाम्पल है उसका फेबल्स का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बनियान वॉज। बनियान का मतलब जॉन बनियान। जॉन बनियान एक बड़े राइटर हैं जो इस समय आते हैं। जॉन बनियान वॉज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द पीरियड। किसके पीरियड के? तो जॉन बनियान का जो महत्वपूर्ण वर्क है वो जॉन ड्राइडन की ही समय आया हुआ है। मैं यहाँ पे उसको लिखना चाहूंगा। जॉन ड्राइडन का जो महत्वपूर्ण वर्क है उसका नाम है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। PILGRIM, पिलग्रिम प्रोग्रेस। पिलग्रिम प्रोग्रेस, और ये 1678 ईस्वी में आया। कब आया? 1678 में। पिलग्रिम प्रोग्रेस 1678 ईस्वी में आता है। हम यहाँ पर इसको देखते हैं तो यू आर गेटिंग द पॉइंट कि एक तो कौन सा फेबल, दूसरा चीज की जॉन बनियान। जॉन बनियान का क्या है? जॉन बनियान का पिलग्रिम प्रोग्रेस 1678 ईस्वी में आया हुआ है। दिस इज अ हाईली सिग्निफिकेंट पॉइंट। नाउ यू आर गेटिंग द नेक्स्ट पॉइंट। Like which literary personality Bunyan was imbued with the spirit of Puritanism? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा लिटरेरी पर्सनालिटी था, ऐसा लगता है, जिससे प्रभावित थे जॉन बनियान, और उनकी जो, अगर उस राइटर की आइडियोलॉजी प्यूरिटनिज्म का पोइट्री में देखने को मिलता है, तो जॉन बनियान ने प्यूरिटनिज्म को जो है किसमें अडॉप्ट किया? प्रोज में अडॉप्ट किया। जो प्यूरिटन एज के सबसे बड़े राइटर थे वो कौन थे? जॉन मिल्टन थे। और जॉन मिल्टन के का जो प्यूरिटनिज्म था, जो आइडियोलॉजी था प्यूरिटनिज्म का, उस चीज को आपके जॉन बनियान ने अडॉप्ट किया। किसमें अडॉप्ट किया? अपने प्रोज में अडॉप्ट किया। इसलिए आंसर नंबर ए मीन्स 11 का ये सही है। कैसे सही है? इस तरह से सही है। प्यूरिटनिज्म एक आइडियोलॉजी है, और वह आइडियोलॉजी क्या होती है? ये एक ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी विचारधारा जो प्यूरिटी ऑफ सोल, प्यूरिटी ऑफ हार्ट, और ईश्वर और बंदे के बीच में, मतलब ईश्वर और उसके भक्तों के बीच में किसी मेडियोकर की जरूरत उसको नहीं पड़ती है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। और ये बातें जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट में, पैराडाइज रिगेन में, अपने जो है पोयम्स में, जिसमें वोड ऑन द क्रिस्ट ऑफ नेटिविटी उनका पोयम्स रहा है, उसके अलावा ऑन हिज ब्लाइंडनेस में उन्होंने बताया। यही सेम बातें प्रोज में अगर कोई करता है तो कौन थे? जॉन बनियान थे। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में उन्होंने बातें कही है। इफ मिल्टन इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ प्यूरिटनिज्म, हु इज द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर? अगर मिल्टन ग्रेटेस्ट पोएट है प्यूरिटनिज्म के, तो कौन ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर है? किसके? प्रोज में। ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर कौन है? जो प्यूरिटनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जॉन बनियान। बनियान ने अपने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में सारी बातें स्टोरी के माध्यम से बताई। तो प्यूरिटनिज्म यू कैन जस्ट सी इन द प्रोज वर्क ऑफ जॉन बनियान, Pilgrim's Progress, in which he tells about a character, his suffering, his sacrification, उन सबको बताते हैं इन स्टोरी फॉर्म। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ जॉन बनियान इज, ग्रेटेस्ट वर्क जॉन बनियान का कौन सा है? अभी अभी बात हम लोग कर रहे थे द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज द प्रोग्रेस जॉन बनियान का ग्रेटेस्ट वर्क है। नेक्स्ट है बनियान से एम इन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वाज। जो बनियान का उद्देश्य था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में, वह क्या था? बनियान एम, जो बनियान का एम है, उद्देश्य जो रहा है इन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में, वह क्या था? टू लीड मेन एंड वुमन इन टू गॉड्स वे, कि मेन और वुमन को गॉड के ओर ले जाना, द वे ऑफ साल्वेशन, ताकि उनको मुक्ति मिल सके, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। नो, ये आप बता सकते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये लाइन किसकी है, कहाँ से है? ये सब आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अभी अभी आया था, अभी जब मैं डिस्कस कर रहा था तब भी आया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में। कैन यू टेल मी? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, एग्जैक्ट लाइन है। यस सुरेंद्र जी, मिल्टन की है। मिल्टन के किस वर्क में है?
नो, सैयदा इज राइटिंग ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को डिस्कस करते समय ये मैंने बात किया था। सुरेंद्र इज राइटिंग पी, परहैप्स पैराडाइज लास्ट। यस, दिस इज द लाइन ऑफ पैराडाइज लास्ट। ये जो लाइन है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, जस्टिफाई का मतलब कि न्यायोचित, न्याय के योग्य ठहराना कि ये चीज सही था। द वेज, जो रास्ता गॉड ईश्वर ने एडॉप्ट किया मेन आदमियों के लिए। आदमियों का मतलब कि एडम और ईव स्वर्ग में रहते थे, उन्होंने कुछ पाप किया, कुछ सिन किया, गॉड नाराज हो गए और फिर उनको जो है कहाँ पे भेज दिए, इस धरती पर भेज दिए। इट इज सेड। सो आई जस्ट वांट टू से कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा वर्क था, वो कौन सा वर्क, जॉन बनियान का जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है उसका थीम क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। ये वाला आंसर सही है। और अगर इसका जो अंडरलाइन कभी किए हैं ये किसका है, तो ये पैराडाइज लास्ट का है। पैराडाइज लास्ट में जो एपिक रहा है 12 किताबों में, 1667 में पब्लिश हुई है। जॉन मिल्टन ने उसको लिखने के लिए एडम और ईव का स्टोरी पूरा बताया, या फॉलिंग ऑफ ह्यूमन रेस को लेकर के उन्होंने बात किया। लेकिन जो इनका था कि बनियान का पिलग्रिम प्रोग्रेस, टू लीड मेन एंड वुमन, आदमी और औरतों को लीड करना, उनका नेतृत्व करना, उनको आगे ले जाना इनटू गॉड्स वे, ईश्वर के द्वारा बताए गए रास्ते पर, द वे ऑफ साल्वेशन, जिससे उनको मुक्ति मिल सके। किससे मुक्ति मिल सके, जो दुनियावी तमाम पचड़े हैं, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, इससे उनको मुक्ति मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9 है लाइक, फिर आपका खाली स्पेस है। बनियान वाज इंडाउड विद अ हाईली डेवलप्ड इमेजिनेटिव फैकल्टी एंड आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट। किसकी तरह से, वह कौन सा राइटर है जिसकी तरह से बनियान में इंडाउड, उनको इंडाउड था। क्या इंडाउड था, उनके अंदर ये चीज समाहित थी और प्राप्त थी। क्या चीज प्राप्त थी, हाईली डेवलप्ड इमेजिनेटिव फैकल्टी, उनके अंदर सोचने की, कल्पना करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी, और आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट था, एक कलात्मक उनके अंदर इंस्टिंक्ट भावना थी, जिसकी वजह से उन्होंने बेहतरीन लिटरेचर हम लोगों को दिया, जो लिटरेरी पीस को दिया। वो कौन से राइटर थे जिससे बनियान की तुलना की जा सकती है, प्यूरिटनिज्म के भी माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, स्टाइल के भी माध्यम से। वो आदमी कोई दूसरा नहीं बल्कि जॉन मिल्टन है। अगर जॉन मिल्टन ने यही काम पोइट्री के फील्ड में किया है, तो बनियान ने वही काम किस फील्ड में किया हुआ है, प्रोज में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वर डीपली रिलीजियस एंड बोथ दो दे डिस्टर्ब्ड फिक्शन वर द मास्टर्स ऑफ फिक्शन। कह रहे हैं कि वो कौन थे जो कि डीपली रिलीजियस थे, मतलब वे दिल से या दिल की गहराई से धार्मिक मुद्दों को उठाते थे। हु वर डीपली रिलीजियस, वे कौन लोग थे जो बहुत ही गहराई से धार्मिक मुद्दों को उठाते थे। एंड बोथ दो डिसट्रस्टेड फिक्शन, उन लोगों ने फिक्शन पर विश्वास नहीं किया, कल्पना पे विश्वास नहीं किया, लेकिन वे जो है मास्टर्स ऑफ फिक्शन थे। उन्होंने फिक्शन पे विश्वास तो नहीं किया, लेकिन फिक्शन पे न विश्वास करने के बावजूद भी उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी फिक्शन पर, इमेजिनेशन पर, कल्पना पर, काल्पनिक दुनिया पर, काल्पनिक आप कह सकते हैं कैरेक्टर्स को बिल्डअप करने में। ये सब चीजें थी, ये खासियत किसकी थी, जॉन मिल्टन एंड बनियान। तो आज की जो क्लास है स्पेशली आप देखेंगे मिल्टन, बनियान, ड्राइडेन, ड्राइडेन के समय का प्रोज, वो सब बातें लेकर के हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट है इन विच क्रिटिकल वर्क बनियान हैज डिस्क्राइब द पिलग्रिम ऑफ क्रिश्चियन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यही कैरेक्टर मैं कह रहा था, कई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। वह कौन सा क्रिटिकल वर्क है जिसमें बनियान ने डिस्क्राइब किया है, क्या डिस्क्राइब किया है, क्रिश्चियन नाम के कैरेक्टर को, टू द हिवेली सिटी, जो हिवेली सिटी की ओर जा रहे हैं, पवित्र यानी स्वर्ग जैसी जगह, स्वर्ग जैसे शहर की ओर। द ट्रायल्स, ट्रिब्यूलेशंस एंड टेम्पटेशन, जिसमें उनकी 3 चीजों का जिक्र किया गया, उनका ट्रायल होता है, उनका ट्रिब्यूलेशन होता है और उनका टेम्पटेशन होता है। वह कौन सी किताब में उन्होंने इसका किया है, वही बार बार आएगा, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो 1678 में आई है और कई वॉल्यूम में रही। कौन सा कैरेक्टर है, क्रिश्चियन नाम का कैरेक्टर। तो क्रिश्चियन नाम के कैरेक्टर का ट्रायल, ट्रिब्यूलेशन एंड टेम्पटेशन का जिक्र किया गया है। दिस इज द पॉइंट।
विच क्रिटिकल वर्क ऑफ बनियान, बनियान का वह कौन सा क्रिटिकल वर्क है, वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एलिग्री, जो एलिग्री के फॉर्म में लिखा गया है। अभी मैंने पहले भी बात किया था कि जॉन मिल्टन का हो या जॉन बनियान का हो, इनके जो वर्क है वो एलिगोरिकल फॉर्म में। एलिगोरिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है, यह नरेशन का एक टाइप होता है जिसमें टू स्टोरीज एक साथ चलती हैं। जो प्राइमरी स्टोरी होती वह उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना कि सेकेंडरी स्टोरी या सेकेंडरी मीनिंग उसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो इनका जो पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस है यह क्या है, द पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिग्री। Who remarked about the बनियान्स द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, किसने ये बात कही है बनियान के पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के बारे में, दिस इज द ग्रेट मेरिट ऑफ द बुक, कह रहे हैं कि यह किताब की सबसे बड़ी खासियत है, दैट द मोस्ट कल्टिवेटेड मैन कैन नॉट फाइंड एनीथिंग टू प्रेज मोर हाईली, कि जो सबसे अच्छे आदमी है वो इस चीज को नहीं पा सकते कि कैसे इन सब चीजों की प्रशंसा की जाए। एंड द चाइल्ड नोज नथिंग मोर एम्यूजिंग, और जो है दोनों बातें उसमें कि जो बहुत बड़े विद्वान है वे इसकी तारीफ नहीं कर सकते, और जो चाइल्ड है यह उनके लिए बहुत ही मतलब हल्की फुल्की चीज नजर आती है, एम्यूजिंग चीज नजर आती है। तो दोनों एक ऐसा वर्क है जिसमें दोनों लोगों के लिए है, जो मोस्ट कल्टिवेटेड पर्सन है उनके लिए भी और जो चाइल्ड है उनके लिए भी उन्होंने रचना ऐसी रचना की जिसमें दोनों चीजें नजर आती है। वो कौन सा चीज है, ये बात डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कही है, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी है और जिनके नाम पर एज ऑफ जॉनसन रखा गया, और एज ऑफ जॉनसन को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि बनियान का जो वर्क है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, उसमें क्या कहा गया, दिस इज द ग्रेट मेरिट ऑफ द बुक, यह किताब की सबसे बड़ी खासियत है, दैट द मोस्ट कल्टिवेटेड मैन, की जो सबसे बुद्धिमान, कल्टिवेटेड मतलब जो वाइज आदमी, जो बुद्धिमान आदमी है, कैन नॉट फाइंड एनीथिंग टू प्रेज, उनको ऐसा लगेगा कि इसमें तो प्रशंसा करने के लिए तो कुछ है, ये कैन नॉट फाइंड एनीथिंग टू प्रेज मोर हाईली, ज्यादा प्रशंसा करने के लिए कुछ नहीं है। एंड द चाइल्ड, लेकिन जो बच्चा वर्ग है वह ये देखेगा, जो चाइल्ड वर्ग है उसको ये देखने को मिलेगा, एंड द चाइल्ड नोज नथिंग मोर एम्यूजिंग, और चाइल्ड को इसमें कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, एम्यूजिंग चीजें मिलेंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें उन्होंने ये बात बताई हुई है। बनियान्स अदर वर्क्स आर, बनियान के और कौन कौन से वर्क हैं, एक तो उनका वर्क है द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन 1680 में, दूसरा वर्क है ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स, बोथ ए एंड बी, ए वाला आंसर, इसमें कोई डिस्कस वाली चीज नहीं, इसको आप खुद ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जॉन बनियान वाज कॉल्ड द पायनियर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल, बिकॉज जॉन बनियान को मॉडर्न नॉवेल का पायनियर कहा जाता है। पायनियर माने श्रेष्ठ आदमी, जॉन बनियान को मॉडर्न नॉवेल का पायनियर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ही हैड क्वालिटीज ऑफ द ग्रेट स्टोरी टेलर, उनके अंदर क्वालिटी है ग्रेट स्टोरी टेलिंग का, डीप इंसाइट इनटू कैरेक्टर ह्यूमर पैथोस, और उनके अंदर जो है कैरेक्टर के अंदर झांकने की क्षमता है, ह्यूमर को क्रिएट करने की क्षमता है, पैथोस को डेवलप करने की क्षमता, यस ये दोनों क्वालिटी उनमें मौजूद है, इसलिए आंसर सी होगा जो है, बोथ ए एंड बी। फिर से मैं पूछना मतलब ये क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, जॉन बनियान को क्या कहा जाता, वॉज कॉल्ड द pioneer of the modern novel because he had qualities of the great storyteller, deep insight into character, humor, pathos, yes दोनों है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु वाज नीदर अ स्कॉलर नॉर डिड ही बिलोंग टू एनी लिटरेरी स्कूल, वह कौन थे जो ना तो स्कॉलर थे ना ही बिलोंग करते हैं किसी लिटरेरी स्कूल से, ऑल दैट ही न्यू, जितनी चीजें वह जानते हैं, एंड लर्न, जितना चीजें वो जाने और सीखे, वॉज डिराइव्ड स्ट्रेट फ्रॉम द इंग्लिश बाइबल, जो कहाँ से लिया गया, इंग्लिश बाइबल से लिया गया है। वो क्या है, जॉन बनियान का वर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जॉन बनियान पे चल रहा है। हु वाज नीदर अ स्कॉलर, करें कि वो एक ऐसे आदमी थे जो बहुत बड़े स्कॉलर नहीं थे, नॉर डिड ही बिलोंग टू एनी लिटरेरी स्कूल, ना ही वह किसी लिटरेरी स्कूल से बिलोंग करते थे, ऑल दैट ही न्यू, वह जो कुछ भी सीखे, एंड लर्न, और जो कुछ भी जाने और सीखे,
वॉज डिराइव्ड, यह लिया गया था स्ट्रेट सीधे सीधे फ्रॉम द इंग्लिश बाइबल। कहां से लिया गया था? इंग्लिश बाइबल से। दिस इज व्हाट, दिस इज बनियान, बनियान। अदर राइटर्स ऑफ द पीरियड, इस पीरियड के जो दूसरे राइटर हैं वो कौन कौन से? अदर राइटर्स ऑफ द पीरियड हु केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राइडेन, जो ड्राइडेन के प्रभाव में आए, एंड रोट इन अ प्लेन सिंपल बट प्रिसाइज स्टाइल, जिन्होंने प्लेन सिंपल और प्रिसाइज स्टाइल में लिखा, वो कौन से राइटर थे? तो ये है, ऑलरेडी यहाँ आंसर दिया गया, उसमें बहुत ज्यादा नहीं। सर विलियम टेम्पल, जॉन जॉन टिलोटसन, सॉरी टिलॉटसन, जॉर्ज सेवाइली, टॉमस स्प्रॉट, ये सब थे। या तो ये आपका सही है, उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीजीटी पीजीटी में आ चुका है। हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी का गठन क्यों हुआ था, उसका पर्पस क्या था, इसके गठन का नाम, या एक तो रॉयल सोसाइटी का गठन हुआ था, और एक किताब हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी जो किताब है किसने लिखा था? टॉमस स्प्रॉट ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी, हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी किताब किसने लिखा था? टॉमस स्प्रॉट ने लिखा था। अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, यू हैव टू रिमेंबर। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोज ऑफ विच पीरियड इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, किस एज का प्रोज मोनोटोनी से फ्री? मोनोटोनी माने होता उदासीनता, मतलब जिसमें बहुत आपको अट्रैक्शन नजर ना आए, तो यह कौन सा है? रेस्टोरेशन पीरियड का, क्योंकि इस एज का जो प्रोज है उसमें स्टोरी टेलिंग मेथड है, उसमें इमेजिनेशन है, उसमें इमोशन है, सारी चीजें एक एक ब्यूटीफुल बास्केट में रखी गई है। तो यू सी दिस थिंग। मैंने आपसे कहा था कि हमें इस एज को लेकर के कुछ पॉइंट्स या कुछ बिंदुओं पर बात करना है, जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा आपसे, जो है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड। आज हम लोगों ने जिस एज को पढ़ा, अभी और भी समय आएगा, लेकिन उस एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। जैसे मैं प्यूरिटन एज को लेके बात किया था, वैसे यहाँ पे हमने जिस एज को पढ़ा उसका नाम है रेस्टोरेशन एज। ये जो रेस्टोरेशन एज है, ये आपका 1660 से 1700 था। यह एज किसके लिए फेमस रहा है? बार बार आया, प्रोज के लिए फेमस रहा। लेकिन ये नहीं था कि इस जमाने में पोइट्री नहीं थी, या इस जमाने में वो नहीं था, क्या नाम है, लिटरेचर, ड्रामा नहीं है। इस जमाने में पोइट्री भी थी और ड्रामा भी था। अब सवाल ये उठता है कि प्रोज जो आया उसमें किन दो राइटरों की बात की गई? एक राइटर थे जॉन ड्राइडेन, और दूसरे राइटर कौन थे? जॉन बनियान। जॉन ड्राइडन का अगर आपने देखो, अगर डिफेंस ऑफ पोइजी को लेकर के बात की गई है, और जॉन बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को लेकर बात की गई है। और ये कहा गया कि यह एक ऐसा समय था जो गोल्डन एज ऑफ प्रोज कहा जा सकता है। और इस समय की प्रोज का जो स्टाइल है वह एलिजाबेथन और जॉन मिल्टन की स्टाइल से डिफरेंट है, क्योंकि इस समय का प्रोज सिंपल है और बहुत ज्यादा उसमें एलाबोरेटिव नहीं है। साथ ही साथ वो ऐसा प्रोज है जो आर्गुमेंटेटिव भी है, इमोशनल भी है, और उसमें एक साइंटिफिक अप्रोच को भी लिया गया, हिस्टोरिकल अप्रोच भी है, प्लेन नैरेटिव है। दीज थिंग्स यू कैन जस्ट सी, बहुत सारी उस पर बातें हुई थी। अब उसके बाद एक चीज ये आता है कि अगर हम इन सब चीजों को लेते हैं तो क्या यह एज इसीलिए फेमस है? और यह एज किस किस चीज के लिए फेमस था? हीरोइक कपलेट के लिए। इस एज में हीरोइक कपलेट का यूज पोइट्री में बहुत ज्यादा किया गया है, जिसका एक उदाहरण मैंने आपको किसमें दिया? एब्सोलम एंड एचिटोफेल में दिया है। और जो पोइट्री है वह भी हाईली प्रोजाइक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, पोइट्री इज हाईली प्रोजाइक। इसका मतलब कि पोइट्री में भी प्रोज के एलिमेंट मौजूद है। तीसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस एज में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज किया गया वह सटायर है और आयरनी है, पोइट्री में, प्रोज में भी। और क्या यूज किया गया है? एलिग्री, अभी अभी बार आया हुआ था। और क्या यूज किया गया है? फेबल। ये सब लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं। और इसके साथ साथ अब हम अगर दूसरी बात करें, इसके अलावा यह जो एज रहा है,
यह एज ड्रामा के लिए भी फेमस रहा है। ड्रामा में कौन कौन सा ड्रामा? रेस्टोरेशन ट्रेजिडी, जिसको रेस्टोरेशन ट्रेजिडी को हम हीरोइक ट्रेजिडी भी कहते हैं, और हीरोइक ट्रेजिडी। और इस हीरोइक ट्रेजिडी के भी बड़े राइटर जॉन ड्राइडेन है। इसके अलावा रेस्टोरेशन कॉमेडी, क्योंकि इसी एज में आई इसलिए इसको रेस्टोरेशन कॉमेडी। और रेस्टोरेशन कॉमेडी का दूसरा नाम आर कॉमेडी ऑफ मैनर। इस पर भी हम सब बात करेंगे, लेकिन उस समय बात करेंगे जब हम ड्रामा को लेकर के उठाएंगे। अभी हमारी बात किस पर चल रही? खास करके पूरा क्लास पोइट्री को लेकर के था, लेकिन रेस्टोरेशन एज पोइट्री के लिए ज्यादा फेमस ना होकर के प्रोज के लिए फेमस था, इसलिए बात हुई। बाकी पोइट्री पर भी बात हुई कि हीरोइक ट्रेजिडी का यूज किया गया, आयरनी का यूज किया गया, सटायर का यूज किया गया, एलिगरी का यूज किया गया, फेबल का यूज किया गया, और एब्सलम एंड एचिटोफेल एक बड़ा पोइट्री का काम हुआ था। फिर उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एज रहा है, इस एज में क्रिटिकल वर्क आया है, डिफेंस ऑफ पोएसी, जो एक बड़ा घटना रही है, जो एक बड़ा काम माना जाता है। जॉन ड्राइडेन का क्रिटिकल वर्क या वो सब चीजें आती है। अब उसके बाद अगर आप और हमसे बात करेंगे कि वो क्या था, डिफेंस ऑफ पोएसी, जो क्रिटिकल वर्क था। तो यह एज ऐसा था जो ड्रामा के लिए फेमस है, पोइट्री के लिए भी फेमस है, प्रोज के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है? प्रोज के लिए फेमस है। और क्रिटिकल वर्क भी प्रोज में आया हुआ है। लेकिन इस एज में कुछ घटनाएं घटित हुई है जो हमें ध्यान में रखना जरूरी है। वो चीज क्या क्या जरूरी है? एक तो रेस्टोरेशन एज या रेस्टोरेशन पीरियड 1660 से 1700 तक था। उसके पीछे का रीजन ये था कि किंग चार्ल्स सेकेंड वॉज रीस्टोर्ड, या गॉट आप कह सकते हैं, गॉट इंग्लिश थ्रोन आप कह सकते हैं, रीस्टोर्ड या गॉट इंग्लिश थ्रोन। किंग चार्ल्स सेकंड की ताजपोशी होती कब? 1660 में। उसके पहले की मैंने घटना बताया था, चार्ल्स फर्स्ट का मर्डर कर दिया जाता है, और मर्डर करने के बाद जो है वहां पे ओलिवर क्रामवेल आ जाते हैं, और उसके पहले की एक घटना थी। और चार्ल्स सेकंड फ्रांस भाग जाते हैं, फ्रांस से उनकी वापसी जो है 1660 में होती है, और इंग्लिश सिंहासन पर वो आरूढ़ होते हैं, बैठते हैं। इस वजह से ये सब चीजें। तो किंग चार्ल्स सेकंड वाज रीस्टोर्ड कब? 1660 ईस्वी में। किंग चार्ल्स सेकंड वाज रीस्टोर्ड, कब रीस्टोर्ड हुए? 1660 में। इसके अलावा जो आपको और ध्यान में रखना है, थिएटर वाज रीओपेंड। थिएटर, जो थिएटर पे 1642 में बैन कर दिया गया था, उसको रीओपन किया गया। थिएटर वाज रीओपेंड इन 1660। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था, इसी एज में रॉयल सोसाइटी वाज इस्टैब्लिश्ड। ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछा जा चुका है तमाम एग्जामिनेशंस में। रॉयल सोसाइटी वाज इस्टैब्लिश्ड पर 1662 रहा है। एक बार इसे आपको चेक करना पड़ेगा। 1660 या 62 ऐसी ही चीजें रही है। और तो ये कुछ डेट्स रहा जो बस जो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है। और इसके अलावा एक डेट और रहा, ब्लड लेस रिवोल्यूशन, रक्त विहीन क्रांति, ब्लड लेस रिवोल्यूशन। ये कब हुआ? 1688 में, ब्लड लेस रिवोल्यूशन। तो आई थिंक कि नाउ यू गॉट एक इंपॉर्टेंट डेट आपको पता चल गया, और क्या क्या चीजें रही है इस एज को। तो आई थिंक कि नाउ यू गॉट इट। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझिए कि आज की क्लास के लिए आपने बहुत कर लिया, और काफी कुछ आपको समझ में आ रहा है, या चीजें यू आर टेकिंग इंटरेस्ट, एंजॉइंग, एंड आई थिंक कि यू आर डूइंग वेरी वेल। और कल हम लोग फिर से मिलेंगे किसी और टॉपिक को लेकर के। बाकी अगर आपका कोई क्वेरी हो या कुछ हो तो जल्दी जल्दी मैसेज या अनम्यूट करके आप अपने आप को कह सकते हैं।